कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं कामयाब हो सकती। सबसे जरूरी है लोकल सपोर्ट। वो जब उनको लगा कि लोकल सपोर्ट तो शिफ्ट हो गया, आरयूएफ की तरफ से हटके मेजर पुनिया की तरफ हो गया, तो वो वापस हम कैंप में आए। और उसके बाद भी, ये 3 महीने की कहानी है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। आतंकवादियों का कमांडर था कर्नल मार्टिन, वो ब्रिगेड कमांडर था, मेरा अच्छा दोस्त भी था वो। अच्छा। हम काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, बातचीत भी करते थे कि यार हम जाने के लिए तैयार हैं, ये टेंट तंबू वगैरह सामान सब छोड़ देंगे, इसको यहाँ रख लो, हमें सिर्फ एक हमारा हथियार लेके जाने दो, हम वापस जाएंगे, हम कोई लड़ने थोड़ी ना आए यहाँ पे सिरा लियोन में। उसको भी उसके ऊपर था एक जनरल, उसका आदेश था कि नहीं, जैसे बाकी शांति सैनिक गए हैं वैसे ये जाएंगे। और बाकी कैसे गए, जिन्होंने हथियार डाले उनकी वर्दियां भी निकाल दी उन्होंने। अच्छा। कच्चे के अंदर अंडरगारमेंट्स में छोड़ा उनको, लाइबेरिया ले जा करके। तो हाँ, हमने देखा था तो हमने कहा भाई ये तो कोई चांस नहीं है कि हम हथियार डालेंगे। कोशिश चलती रही और इसी दौरान हर दिन का वाकया अलग था, जो डिटेल में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन बुक के अंदर है, कोई पढ़ना चाहे तो। हर दिन का हमने लिखा है किस तरीके से माहौल बनता गया। और सिचुएशन ये आ जाती है कि आखिर में खाना खत्म। हम जो आर्मी में कैरी करते हैं ड्राई राशन 30 दिन का, दाल चावल, वो दाल चावल एक बार हम बना रहे थे, फिर भी कुछ लोग नहीं खा रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है ना आदमी को, तो भूख चली जाती है। ये माहौल था कैंप के अंदर। पर हर रात हम स्टैंड 2 में बंकरों में लगे होते थे कि आज अटैक आने वाला है। हर रात हम इंतजार करते थे कि आज शायद आतंकवादी अटैक करने वाले हैं। वो जब ये हालत आती है कि राशन पानी खत्म हो जाता है, तो इकट्ठा होकर के एक ही बात करते हैं कि अभी मरना तो है, भूख से क्यों मरे, सिपाही हैं, लड़के मरेंगे। तब हमने ऑपरेशन खुकरी के तहत उन आतंकवादियों पे अटैक करके उनको मार करके, और यहाँ पे 3 रास्तों की हम बात करते थे। सबसे छोटा रास्ता था गिनी, कैलेहोन से गिनी, दूसरा था कैलेहोन से लाइबेरिया, और तीसरा था कैलेहोन से दारू। 70 किलोमीटर पूरा आतंकवादियों का गढ़। तो हम हमेशा बात करते थे कि नंबर 3 ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। पर आखिरी में क्या होता है कि ऐसे माहौल में एक सिपाही का दिमाग घूम जाता है, और मेरा दिमाग घूमता है कि भाई अब जाएंगे तो 3 नंबर पे ही जाएंगे, सबको ठोक के जाएंगे। बहुत दिन एक जलालत, एक जलील हो चुके हैं, इतना इन्होंने घेर लिया है, और अभी अगर हम निकलेंगे बाहर लड़ेंगे तो इनको पूरा इनके आरयूएफ के रास्ते में ठोकते हुए वापस दारू जाएंगे, जहाँ बटालियन हेडक्वार्टर है। तो मेरे खुद के ऑफिसर्स हैरान थे कि कंपनी कमांडर क्या बोल रहा है जो सबसे मुश्किल वाला ऑप्शन है वो बोल रहा है। लेकिन वही किया हमने वही किया। हम 3 नंबर के रास्ते, 70 किलोमीटर जंगल के रास्ते जो है, पूरे आतंकवादियों को ठोक करके आए। सब ठीक ठाक आए। एक हमारा सिपाही जो अम्युनिशन गाड़ी चला रहा था, उसका अम्बुश रास्ते में हमारे को किया, तो एक रॉकेट उसके पेट में से निकल करके, अब रॉकेट जब पेट में से निकलता है, रॉकेट का साइज कम से कम भी 2.5-3 फुट का होता है, तो सर अलग, धड़ अलग, पैर अलग। अगर अम्बुश में वो गाड़ी रह जाए ना, तो अम्युनिशन इतना गाड़ी के अंदर था कि अगर वो अम्युनिशन पूरा फट जाए तो एक आदमी भी नहीं बचे। अरे! लेकिन उस हवलदार कृष्ण कुमार ने पैर से एक्सीलेटर दबाया है, हाथों से स्टीयरिंग चलाया है। 2 हिस्सा होने के बाद शरीर के 200 मीटर जो है गाड़ी को अम्बुश से बाहर निकाला है, और उसके बाद वो एकदम स्टीयरिंग पे शहीद हो गया है। तो ये एक वर्दी ही कर सकती है जिसका जुनून। वरना आप सोचिए कि ये करिश्मा नहीं है क्या, जिस इंसान के शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं वो फिर भी गाड़ी चला रहा है 200 मीटर। ये चमत्कार हमने देखा है। और ये ड्यूटी और ये फर्ज जो हम बात करते हैं हिंदुस्तान की फौज के बारे में, वो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक है। एक आदमी जो है इस कंडीशन के अंदर भी
अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता है और उस गाड़ी को उस एम्बुश से बाहर निकाल के उसके बाद शहीद होता है। इतना अपना ड्यूटी वो करता रहता है ये कंडीशन होने के बाद।